Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. सीए फाइनल का पेपर अभी कल ही है आपका 16th ऑफ मई को एंड ऑब्वियसली दिस वीडियो इज फॉर द फर्दर अटेम्प्ट्स एज वेल. एक टॉपिक है आपका एथिक्स अंडर जीएसटी. दिस कम्स अंडर चैप्टर नंबर 21 और इसके अंदर जो केस स्टडीज है वो मैंने ढंग से स्टडी करी दोबारा. मुझे लगा कि इसमें बहुत अच्छा लिंक जिसके रिस्पेक्ट में क्वेरीज बहुत आ रही थी कि सर 73 कहाँ लगना है, 74 कहाँ लगना है, 122 कहाँ लगना है, 132 किधर लगना है, वो सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी. बराबर. सो आई कैन प्रिटी मच से दैट अगर ऐसा कोई केस स्टडी आपके पेपर में आया किसी भी अटेम्प्ट में अगले सीए फाइनल में, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्टम्बल, मतलब प्रॉब्लम आएगा. तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम इस टाइम में इस पर्टिकुलर वीडियो में वो सारी केस स्टडीज कवर करें. 4 ही केस स्टडीज है लेकिन कंसेप्ट एकदम आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यू विल नॉट फेस एनी क्वेरी आफ्टर दिस वीडियो. दूसरी बात, मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहता क्योंकि एटलीस्ट जो टाइम लगा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिंक में वो हम लगाए. ओके तो आपको अगर लगे कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप एक केस स्टडी करके देखो, आपको मजा आ जाएगा. देन यू डिसाइड कि आपको आगे जाना है नहीं जाना है. तीसरी बात, टेलीग्राम चैनल पे प्लीज कनेक्टेड रहना. बहुत अपडेट्स, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हम वहां पे कवर करते हैं. नॉट ओनली फॉर योर मे 25 सितंबर जैन, सबके लिए जब भी आपका अटेम्प्ट ड्यू है आप प्लीज कनेक्टेड रहो. द टेलीग्राम चैनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. लेट्स स्टार्ट. सुनिएगा, एथिक्स ये जनरल मतलब समझाए, इसको छोड़ दो. एथिक्स मतलब जो आप काम कर रहे हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करता है उसके 4-5 ड्यूटीज होती है. वो ड्यूटीज को भी यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है, वो मैं आपको क्विकली दिखा दूंगा. तो वो करते वक्त उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से काम करना है, एविडेंसेस के बेसिस पे काम करना है. सो दिस कम्स इन योर ऑडिट ऑल्सो. सेकंड शेड्यूल पैराग्राफ नंबर 1 क्लॉज 7 और ये क्लॉज 8, उसके अंदर आपका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर दिस इज कवर्ड दैट वी हैव ऑलरेडी डन. वी आर नॉट गोइंग टू डू इन जीएसटी. Now this is a short summary. This is nothing new. This is a short summary of what we have already covered in various chapters. कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफिकेट्स रिपोर्ट्स कहाँ देनी होती है, वहां पे उसको ध्यान रखना है एथिक्स का. तो सेक्शन नंबर 18 के स्पेशल सिचुएशंस के अंदर जब हम 18 सबसेक्शन 1 करते हैं, इन दैट वी कवर कि अगर उसका आईटीसी का क्लेम, रजिस्टर्ड पर्सन का आईटीसी का क्लेम अगर 2 लाख के ऊपर जा रहा है तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है. ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटेंट इज ऑल्सो कवर्ड बट इस वाले एथिक्स में दे हैव फोकस्ड ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, चलो अब ये आपको दोबारा नहीं पढ़ना. कहीं को लगता है कि सर ये दोबारा यार ये सब हो गया हमारा आईटीसी में. ठीक है, यू डोंट हैव टू डू दिस अगेन. नेक्स्ट, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन वन ऑफ द स्पेशल सिचुएशंस जो हम सेक्शन नंबर 18 में करते हैं, वेयर वी हैव टू सर्टिफाई फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्टिफिकेट दैट देयर इज अ स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज एज वेल एंड दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस फॉर मी टू ट्रांसफर आईटीसी. बराबर, तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है. फिर हम एक पढ़ते हैं रिफंड्स का चैप्टर कि अगर 2 लाख के ऊपर क्लेम चला जाए तो प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का क्लेम करने के लिए यू हैव टू क्लेम दैट वी हैव नॉट पास द इंसिडेंट्स टू एनीवन एल्स. अगेन यू रिक्वायर अ सर्टिफिकेट. बट इफ द रिफंड डज नॉट एक्सीड 2 लाख, अगर एक्सीड नहीं कर रहा है 2 लाख तो आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन वहां पे काम हो जाता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था अगेन सेक्शन नंबर 18 में उल्टी कहानी, मतलब रजिस्टर्ड से कॉम्पोजिशन या टैक्सेबल सप्लाई से एग्जेम्प्ट सप्लाई. तो अब आपको आईटीसी का क्या काम है, अब आपका जो इनपुट्स का आईटीसी है वो आपको रिवर्स करना पड़ता है. द फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस. इफ दैट इज द केस यू डू नॉट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन, बट इफ यू डू नॉट हैव द इनवॉइसेस यू हैव टू गो फॉर रिवर्सल ऑन द बेसिस ऑफ पीएमपी, दैट इज द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के केस में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है. ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटेंट का भी आप ले सकते हो. फिर ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 66, उसमें भी उसकी ड्यूटी होती है कि वो प्रॉपरली काम करे, इम्पार्शियल लेके काम करे. ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. केस स्टडीज में वी आर गोइंग टू फोकस हाउ वी आर गोइंग टू लिंक द इशू मिस्टेक विद व्हाट यू नो द पेनल प्रोविजंस विल अप्लाई. बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आ सकते हैं आपके, भी ध्यान देंगे. अब मैं इन केस स्टडीज के बहुत फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं अंडरस्टैंडिंग पे जाऊंगा और मैंने डायग्राम्स ऑलरेडी बना रखे हैं ताकि आपका टाइम कम से कम इन्वेस्ट हो. इसके अंदर मेनली बात क्या हो रही है आप ध्यान से सुनना. एल एन कंपनी करके एक फर्म है जिसके अंदर एक्स और वाई पार्टनर है, ये आपस में दोनों दोस्त है. इनकी इंडिविजुअल फर्म्स भी चल रही है. दे आर वर्किंग इन द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स आल्सो एंड उन दोनों की एक पार्टनरशिप फर्म भी है. अब क्या है, एलएन कंपनी को अपना टर्नओवर बढ़वाना है. क्यों बढ़वाना है सर, क्योंकि इसको ना एक लोन चाहिए. सो दे वांट टू इंक्रीज देयर टर्नओवर. ओके, ये इनको अपना टर्नओवर इंक्रीज करने का टारगेट है. अब सुनना क्या हो रहा है. एक कंपनी है डब्ल्यूपीएल को कुछ इनवॉइसेस चाहिए. डब्ल्यूपीएल को कुछ माल दिखाना है कि हमने खरीदा. ये इसने एक्स से बात करी और बोला तू मुझे जितना भी सप्लाई देगा मैं तुझे इसका एक कमीशन दे दूंगा. मतलब आपस में सेटिंग कर ली, भाई तू मुझे झूठे इनवॉइसेस दे, मैं तुझे उसका पैसा दूंगा. आई विल पे यू द ब्राइब. सिंपल. अब ध्यान से सुनो. अब ये ट्रांजैक्शन को कैसे रूट किया. एलएन कंपनी की तरफ से एक इनवॉइस दिखाया गया है एक्स की खुद की फर्म के नाम पे. वाई को छोड़ दो, वाई इन्वॉल्व नहीं है पिक्चर में. एक्स की एक फर्म है
जिसने एलएन कंपनी से इनवॉइसेस लिया, कितना, 280 लाख का, और वही इनवॉइस एक्स ने आगे डब्ल्यूपीएल को दिया। मतलब एक्स ने डायरेक्टली नहीं दिया, एक्स ने एलएन कंपनी से लेके डब्ल्यूपीएल को वो सप्लाई दिखाई। तो दो सप्लाई हुई, दो सप्लाई नहीं हुई, आई मीन टू से दो इनवॉइसेस हुए। सो दिस इज वन एंड दिस इज वन। सिंपल। सर ये एलएन कंपनी से क्यों करा? बोला ना इसको टर्नओवर बढ़वाना है, लोन वोन लेना है, तो इसका थोड़ा सा टर्नओवर इन्फ्लेट करना था। तो इसने एलएन कंपनी से एक इनवॉइस लिया और एक इनवॉइस इसका आगे गया। तो दिस इनवॉइस वेंट अहेड, अलोंग विद दैट एक्स ने एक लेबर के नाम पे भी इनवॉइस चार्ज किया है 40 लाख का। सो व्हाट आर दीज? दीज आर इनवॉइसेस विदाउट सप्लाई। एलएन कंपनी का एक कंसल्टेंट है मिस्टर ए, हु इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कंसल्टेंट है एंड इसने इनको हेल्प किया सारे डॉक्यूमेंटेशन का, फर्जी डॉक्यूमेंट्स ई वे बिल बनाने में, सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में, रजिस्टर्स कंप्लीट करने में, स्टॉक रजिस्टर कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करी। सिंपल। सो व्हाट आर द रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग हियर? इनवॉइस विदाउट सप्लाई, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, एंड डब्ल्यूपीएल ने ये जो भी 280 लाख एंड 40 लाख के इनवॉइसेस आए विदाउट सप्लाई, उसके ऊपर आईटीसी यूज किया है। मतलब 40 प्लस 280 इंटू जीएसटी का आईटीसी इसने यूज किया है एंड ऑब्वियसली ये आगे सप्लाई कर रहा है, ये आगे अपनी नॉर्मल सप्लाई कर रहा है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? नाउ दिस इज द फैक्ट्स ऑफ द केस। आप फैक्ट्स एक बार टाइम मिले तो रीड करना, वरना ये आपके लिए बहुत है। अब आपका मेन अटेंशन रहना चाहिए कि गलतियां क्या है और क्रिमिनल या अपना प्रोसिक्यूशन या पेनल प्रोविजंस कैसे लगाने हैं। पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 73 और 74 के डिमांड लगने के लिए देयर इज वन एसेंशियल कंडीशन दैट वी हैड कवर्ड, कि इसके लिए सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई होना जरूरी है मतलब सेक्शन नंबर 7 लगना जरूरी है। मुझे बात बताएंगे, एलएन कंपनी ने जो एक्स को इनवॉइस दिया है, दिस इज विदाउट सप्लाई, दिस इज विदाउट सप्लाई। तो क्या यहां पे एलएन कंपनी पे डिमांड एंड रिकवरी का प्रोविजन लग सकता है? नहीं लग सकता। क्या आपको पहली बात ये समझ में आई है? तो सर इसको कहां पकड़ेंगे? इनवॉइस विदाउट सप्लाई को हम सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 में पकड़ेंगे। कुछ रेलिवेंट बातें मैं आपको रीड कराता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। जस्ट पे अटेंशन। First issue of invoice by LN company to Mr. X. Now this is an invoice without supply. Invoice without supply. मुद्दे की बात मैंने अंडरलाइन कर रखी है, प्लीज पे अटेंशन। नो डिमांड रिकवरी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अगेंस्ट एलएन कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ 74 इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो सप्लाई, एंड व्हेन देयर इज नो सप्लाई देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी। तो आप टैक्स की डिमांड कैसे निकालोगे? पेनल्टी कैसे लगाओगे? बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ परसेंटेज ऑफ टैक्स एंड देयर इज नो टैक्स हियर। तो दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लो, अगर सप्लाई नहीं है तो डिमांड नहीं हो सकता 73 74 का। लेकिन सर फिर मैं इसको कहां पकड़ूंगा? बोला ना 122(1) में, क्लॉजेस को छोड़ो ना, 122(1) में आप इसको पकड़ लो। ओके, ये 122 सबसेक्शन 1, अब आप क्लॉजेस नहीं लर्न करोगे तो चलेगा। 122 सबसेक्शन 1 में जो गलती करी है, दैट इज द एलएन, ये मैं अभी कंपनी की बात कर रहा हूं, इसने इनवॉइस इशू कर दिया है विदाउट सप्लाई। अब इसका कितना लगेगा पेनल्टी? पेनल्टी लगेगा सीजीएसटी के अंदर 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर, एसजीएसटी के अंदर सेम लग जाएगा। अब अभी आप यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, रीजन भी उन्होंने ये इनवॉइस की वैल्यूएशन दी है, इसके अंदर अभी जीएसटी क्या इन्वॉल्वमेंट है ये नहीं बोला। सो एटलीस्ट आप इतना समझ लो कि मुझे पेपर में कौन से सेक्शंस लगाने हैं, ताकि आप एमसीक्यू अगर आता है तो यू आर एबल टू हैंडल इट। डिस्क्रिप्टिव आता है तो आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे सही से, बराबर। एग्जैक्ट आंसर्स पिन पॉइंट करने के लिए अपने को टैक्स की वैल्यूज भी चाहिए रहेंगी। इन्होंने एक और रेफरेंस दिया आगे 132 का। 132 क्या है? हमारा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अब एग्जैक्ट इन्होंने यहां पे नहीं लिखा, लेकिन नीचे सब में लिखा है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। वो डिपेंड करेगा एग्जैक्टली कौन सा केस फॉल कर रहा है, कितना टैक्स इवेजन बन रहा है, पूरा जो हम टेबल लगाते हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का, तो वो भी लग सकता है। इन्होंने जनरल बता रखा है कि अप टू 3 इयर्स की फाइन वहां पे लग सकती है, 3 या 5, वो डिपेंड करता है हमारा दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली द अमाउंट इज इन्वॉल्व्ड। ओके, तो ये 132 वाला जनरल रेफरेंस अभी के लिए समझ लो। एंड 132(1) भी आपको देखना पड़ेगा, दैट इज योर इनवॉइस विदाउट सप्लाई। ठीक है, तो वो उन्होंने पूरा डिटेल में नहीं एनालाइज किया, बट आप एटलीस्ट इतना समझ पाओ कि गलती क्या है, सेक्शन कौन सा लगाना है। अब इसको नेक्स्ट में पकड़ते हैं। एक्स ने क्या क्या गलत किया? इसने एक इनवॉइस लिया है दैट इज विदाउट द सप्लाई, इसने उसके ऊपर का आईटीसी लिया और इसने खुद आगे झूठे इनवॉइसेस रेस किए। तो इसने दो गलतियां करी। इसने एक तो वही वाली गलती करी जो इसने करी थी, दैट इज इनवॉइस विदाउट सप्लाई, एंड इसने फ्रॉडुलेंट आईटीसी भी लिया। अब मुझे बात बताओ, क्या मिस्टर एक्स ने सप्लाई करी? नहीं करी। तो अगर सप्लाई नहीं करी, इफ यू डू नॉट डू सप्लाई, डिमांड रिकवरी आपके ऊपर नहीं लगने वाला। सिंपल।
तो ये कहां पकड़ा जाएगा? 122 सबसेक्शन 1। हम आपको क्लॉजेस अभी नहीं लर्न कर पाओगे, इट्स फाइन, बट आप लिखना कि दो ऑफेंसेस कर रहा है ये, गलत फ्रॉडुलेंट आईटीसी एंड इनवॉइस विदाउट सप्लाई। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पॉसिबल सब्जेक्ट टू कंडीशंस 132। समझ में आया? देखो मैंने वो भी अंडरलाइन किया है। नो डिमांड रिकवरी वी आर डन। दो ऑफेंसेस 122(1)(2), 122(1)(7) क्लॉजेस को छोड़ दो, बट दो ऑफेंसेस समझ पा रहे हो ना आप? इनवॉइस विदाउट सप्लाई एंड फ्रॉडुलेंट आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसने कुछ भी रिसीव नहीं किया लेकिन झूठा आईटीसी लिया है इस 280 लाख की इनवॉइस के ऊपर। रही बात डब्ल्यूपीएल की, डब्ल्यूपीएल अपना नॉर्मल सप्लाई करता है तो डब्ल्यूपीएल के अगेंस्ट डिमांड रिकवरी हो सकती है। फ्रॉडुलेंट आईटीसी के अगेंस्ट क्यों फ्रॉडुलेंट आईटीसी? ये जो झूठे इनवॉइसेस आए हैं विदाउट सप्लाई, विदाउट रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज, इस 280 प्लस 40 का जीएसटी का उसने आईटीसी लिया है एंड वो यूज करके उसने सप्लाई की पेमेंट, जो सप्लाई के ऊपर टैक्स होगा उसको भी डिस्चार्ज किया है। तो डब्ल्यूपीएल ने जब सप्लाई किया है तो डिमांड रिकवरी इज पॉसिबल 73-74। सी, WPL will be liable for demand recovery because it availed and utilized the ITC and along with penal action under section 74 because this is clearly fraudulent in nature। तो जो भी इंटरेस्ट ये वो सब उसके ऊपर लगेगा। सर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यस पॉसिबल, 132 भी लग सकता है। अब सर कंपनी को कैसे पकड़ेंगे? हमने एक सेक्शन किया था कि जब भी कंपनी को ऑफेंस में हम पकड़ते हैं, व्हेनेवर कंपनी इज डूइंग ऑफेंसेस, सेक्शन नंबर 137 सीजीएसटी एक्ट, तो उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, बेसिकली दे आर डीम्ड टू बी गिल्टी एंड सेक्रेटरी मैनेजर वगैरह डीम्ड टू बी गिल्टी इफ कंसेंट और कॉनिवेंस इज प्रूव्ड। वो वाली बातें आपको थोड़ा पेपर में लिखनी पड़ेंगी। रही बात मिस्टर ए की, अब मिस्टर ए को कहां पकड़ोगे? ये तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, बट इसने कंसल्ट किया। कंसल्ट किया मतलब एड अबेट किया। एड अबेट कहां आता है? 122(3). तो ये सबसेक्शन एटलीस्ट कर पाओ, क्लॉजेस नहीं कर पाओगे, लेकिन ये अगर लिख पाओगे तो चलो, अगर सबसेक्शन भी नहीं याद आया तो एटलीस्ट एड अबेट तो लिख पाओगे ना पेपर में। और एड अबेट का क्या ऑफेंस का पेनल्टी है? अप टू 25,000 ईच अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी, टोटल अप टू 50,000 लगाया जा सकता है। बताओ, हमने थोड़ा सा टाइम लगाया अभी, 8-9 मिनट्स। ये केस स्टडी आपको समझ में आई? आई थिंक आपको इससे इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या गलती है और क्या ऑफेंस हम लगाने, क्योंकि एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप एमसीक्यूज पक्का पकड़ लोगे इससे। बची हुई केस स्टडीज को इसी तरीके से कवर करते आ जाओ। चलो सेकंड वाला चेक करते हैं। आप एक जनरल टेंडेंसी देखना, डिस्क्रिप्टिव में अगर क्वेश्चन आया आपको लगेगा सर 73-74 लगाया या 122 लगाया, उसमें वो मिलती जुलती बातें आती है, मिलती जुलती पेनल्टीज आती है। 73-74 लगाने के लिए आपको शोकॉज नोटिस दिखना चाहिए पेपर में क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज इट नीड्स टू बी इन्वोक्ड स्पेसिफिकली। ऑफेंसेस पेनल्टीज का जो चैप्टर है 122 वो इन जनरल लगेगा, तो अगर आपको शोकॉज नोटिस के बारे में नहीं दिया डिमांड रिकवरी के तो आप सेक्शन 122 का ही लगाओ, ठीक है। सो 73-74 का नोटिस नहीं दिखा, 122 लगाएंगे हम। एंड एमसीक्यू वगैरह में आया तो देयर विल बी सम हिंट। अगर बिल्कुल ही सेम लग रहा है आपको तो आप देखो सप्लाई है, अगर सप्लाई है तो 73-74 आप पहले लगाएंगे, ठीक है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो आओ सेकंड केस स्टडी देखते हैं। मैंने इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, लेकिन मैं आपको इसका ब्रीफ दे देता हूं पहले। डूडल एलएलसी एक एंटिटी है, जर्मनी में रजिस्टर्ड है। इट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग ओडार सर्विसेज, ठीक है, ये ओडार की सर्विसेज है, लायबल टू जीएसटी इन इंडिया। Since Doodle LLC does not have any place of business, it has appointed one of its employee, Mr. X, as its authorized representative. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, मतलब आपको मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू डू नॉट हैव टू एनालाइज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वगैरह। सो ही इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो कि जीएसटी कंप्लायंसेस करेगा, उसने रजिस्ट्रेशन वगैरह ले लेगा वो, ठीक है। मिस्टर एक्स इज पार्टनर इन XYZ एसोसिएट्स, उसका एक ही इज पार्टनर ऑल्सो इन वन ऑफ द फर्म, तो ठीक है। फर्स्ट वाला एक बार देखते क्या क्या हुआ है। Mr. X being an authorized representative made an application for registration, undertook GST compliances, ठीक है, वो GST का registration लेगा और वो comply करेगा on the behalf of this LLC. Subsequently, Mr. X started filing the monthly GST returns and made the payment of applicable GST in India on behalf of Doodle LLC, जिसके लिए उसको खड़ा किया था इंडिया में। In lieu of such services, Mr. X was being remunerated a fixed sum on monthly basis as a professional fee. अब Mr. X फ्री में तो काम नहीं करेगा, तो LLC ने बोला हम तुझे पैसा देंगे प्रोफेशनल फी के नाम पे। The appointment of Mr. X was in his personal capacity, not professional service contract with the firm. Doodle LLC ने X को अपॉइंट किया था, not XYZ and Associates LLP को। However, for the recovery of that remuneration, invoice as export of services were raised by Mr. X in the name of his partnership firm. सर्विस कौन दे रहा है? मिस्टर एक्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के नाम पे इनवॉइस किसने भेज दिया? LLP ने, जिसमें मिस्टर एक्स पार्टनर है। रॉन्ग, सप्लायर गलत दिखाया जा रहा है रिकॉर्ड में। Corresponding refund benefit was availed by the partnership firm. फर्म ने एक्सपोर्ट दिखा के आईटीसी वगैरह का रिफंड वगैरह भी ले लिया होगा। For the ITC against such export, ठीक है।
Doodle LLC appointed influencers in India to promote its services in India. Tax invoices of such influencers were received by Mr. X in the name of XYZ and Associates LLP, and ITC was availed by the firm for such services. Supplier was influencers. Influencer मतलब नाच गाना उन्होंने कुछ किया होगा, whatever promote किया होगा वेटर की सर्विसेज. Who is the recipient? LLC. लेकिन इनवॉइस किसके नाम पे आया है? फर्म के नाम पे, और फर्म ने उसका आईटीसी लिया है. रॉन्ग. रेसिपिएंट इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसीडरेशन. गलत दिखा रहे रेसिपिएंट. एंड आईटीसी वाज यूटिलाइज्ड फॉर फर्दर सप्लाई. तो वो गलत वाला आईटीसी यूटिलाइज कर लिया है. However, actual service recipient was LLC. यह भी दिखाता हूं डायग्राम आपको. Subsequently, the LLC was required to submit certain affidavits and accounting records before ED. Being an authorized representative, X approached एक chartered accountant कि भैया affidavit और वो बना के दे दो, कुछ हमें information देनी है. He elaborated the entire arrangement among this LLC, this Mr. X and LLP to Mr. P, who is a practicing chartered accountant, and requested to certify and attest the records which would be compiled by him in the capacity of the PCA. अब इसकी GST implications हम चेक करेंगे. एक बार डायग्राम चेक कर लो. ये डूडल INC क्यों लिख दिया मैंने? LLC है ना ये तो. हाँ कोई बात नहीं, चलो LLC कर लो इसको. दिस इज LLC, जर्मनी की कंपनी है. ठीक है. इसने एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया मिस्टर एक्स को, जो कि इंडिया में है. पर मिस्टर एक्स इज ऑल्सो पार्टनर इन XYZ एंड एसोसिएट्स. और ये लग आपको कीड़े मकोड़े रहेंगे. ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर है. मुझे दिखाना था कि ये इन्फ्लुएंसर मतलब जो भी परफॉर्मर्स ये वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ठीक है. ऑन बिहाफ ये किसको दे रहे हैं सर्विस? LLC को. लेकिन इन्होंने इनवॉइस LLC को नहीं, XYZ को दी है. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन. हम एक एक करके गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं. सी, सबसे पहला मैं जीएसटी इंप्लीकेशन अगर बात करूं मिस्टर एक्स के लिए, इशुएंस, इनकरेक्ट इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. मेरी बात सुनो ध्यान से. क्या मिस्टर एक्स ने इसको सर्विस दी है? बिल्कुल दी है. एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो पैसा भी ले रहा है, तो देयर वाज अ सप्लाई. लेकिन उसके लिए भाई साहब ने इनवॉइस नहीं चार्ज किया. सप्लाई हुआ तो डिमांड रिकवरी आप पहले लगाएंगे. 74 लग गया अनलेस क्वेश्चन स्टेट्स अदरवाइज. तो आप 74 में डिमांड लगा सकते हो. फ्रॉडुलेंट इंटेंट है, पहली बात क्लियर हुई. 74 आपका मिस्टर एक्स पे लग जाएगा क्योंकि उसने सप्लाई किया था. अब वो क्या कंटेंशन करेगा कि नहीं सर इनवॉइस तो इशू हुआ है ना बाय द फर्म. अरे लेकिन वो तूने थोड़ी इशू किया, तुझे इशू करना चाहिए था. सप्लायर वाज यू, नॉट द फर्म. अब मैंने फर्म को इधर बुलाया, मैंने कहा XYZ इधर आ जरा. तूने इनवॉइस इशू किया एक्सपोर्ट वाला, क्या तूने बीच में उसके अंदर कोई सप्लाई करी थी? कह रहा हाँ करी तो थी ना सर मिस्टर एक्स ने. मैंने कहा XYZ एंड एसोसिएट्स, अब तू पिटेगा मेरे से, अब तू गलत बात कर रहा है. मैं बार बार बोल रहा हूं मिस्टर एक्स इज डिफरेंट एंड द फर्म इज डिफरेंट. दैट पर्सन इज अ पार्टनर इन द फर्म, डज नॉट मैटर. फर्म इज डिफरेंट, इज अ सेपरेट पर्सन अंडर GST लॉ एंड द मिस्टर एक्स इज डिफरेंट. तो फर्म ने इनवॉइस इशू किया एक्सपोर्ट का, किसको? LLC को. लेकिन उसमें कोई सप्लाई उसने दी नहीं है, सप्लाई तो एक्स ने दी है. तो नालायक एक्स ने गलती करी, सप्लाई देखी विदाउट इनवॉइस की, और LLP ने गलती करी, इनवॉइस दिया विदाउट सप्लाई. अब मुझे बात बताओ, सप्लाई नहीं है तो डिमांड रिकवरी नहीं लगेगा, सेक्शन 122 लगेगा. नॉर्मल 122(1) लगाएंगे आप, जिसमें वो 20-22 ऑफेंसेस आते हैं. ओके, 122(1) लग जाएगा. और आपके सामने से रीजंस दिए होंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कि दिस इज ड्यू टू अदर देन फ्रॉड, अदर देन मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन. तो आप 122 सबसेक्शन 2 लगाओ उसके अंदर. लेकिन ये जो नॉर्मल डिटेल्ड ऑफेंसेस आपको दिए, ऐसा हुआ, इनवॉइस विदाउट सप्लाई हुआ, आप 122(1) लगाएंगे. तो 10,000 अमाउंट इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर कॉरस्पॉन्डिंगली अंडर SGST. टैक्सेस कहीं पे भी यहाँ पे नहीं दिए. अब इन्होंने रिफंड भी तो गलत लिया, तो उसके लिए आप उसको अलग पकड़ोगे 122(1) में. रॉन्ग रिफंड इज ऑल्सो कवर अंडर 122(1). 73-74 भूल जाओ, तो इनका रॉन्ग रिफंड का भी प्रॉब्लम बनेगा. अब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, सब जगह हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में क्या लिखेंगे? पॉसिबल है, अमाउंट्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे क्योंकि कहीं पे भी टैक्स का अमाउंट नहीं है. अब किससे बात करेंगे? XYZ को दोबारा इधर बुलाएंगे. मैंने कहा फर्म इधर आओ जरा. इन्फ्लुएंसर ने जो इनवॉइस तुम्हें दिया है दैट इज अ फेक इनवॉइस. फेक इनवॉइस मतलब रॉन्ग इनवॉइस. You are technically not the recipient. Recipient is the person liable to pay the consideration, which is LLC. You are not the recipient, so you took wrong ITC and supply is there. So here your recovery, demand recovery is possible. So here 74 recovery along with interest is possible. Criminal prosecution is possible. जो भी पार्टनर्स रहे होंगे उसके इंचार्ज, उनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है. वो फर्म उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा. अब मिस्टर एक्स कह रहा है मैं तो बच गया, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं. मैंने कहा ऐसे कैसे, इधर आ तू. मिस्टर एक्स सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 याद करो, जिसने बेनिफिट्स वगैरह एक्वायर करे, जिसके इंस्टेंस पे ट्रांजैक्शंस को किया जा रहा है, या 122(3) में एड अबेट करना है, तो तेरे कहने पे तो ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो तू भी पकड़ा जाएगा. क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट्स. तो मेन आपको थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना है कि मैं कौन से सेक्शन सबसेक्शन कोट कर सकता हूं, आपको नंबर मिल जाएंगे.
और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसमें गलत सर्टिफिकेशन किया तो उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अलग, क्योंकि उसने गलत तरीके से सर्टिफाई करी ये चीजें। ठीक है, अगला स्टार्ट करें केस स्टडी। चलो आ जाओ केस स्टडी 3 देखते हैं। ABC and Associates LLP, a firm of chartered accountants, was empaneled with the Commissioner of GST for appointment as a special auditor under Section 66. X Limited, a registered person, was selected by the Office of Commissioner for Special Audit. तो X का अपने को स्पेशल ऑडिट करना है और फर्म कौन सी है? फर्म है ABC and Associates। ठीक, for a financial year on account of irregularities, okay, ABC was nominated by the Office of Commissioner for Special Audit, okay। अब आपके सामने 3 ट्रांजैक्शंस है, 1, 2 और 3, और इसमें कुछ चार चीजें हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या गलतियां हो रही है। The appointment of special auditor was based on the undertaking furnished by the firm that partners or any of the relatives are not directly indirectly related to the auditee। फर्म ने एक एफिडेविट दिया है, एक अंडरटेकिंग दिया है दैट आवर पार्टनर्स, आवर रिलेटिव्स, हम एसोसिएटेड नहीं है उस कंपनी से, कोई लिंक नहीं है। बाद में पता चलता है, however, while submitting the declaration, it fails to disclose the fact that spouse of one of the partners is working under full-time employment as head of tax of that company। मेरी फर्म का एक पार्टनर है, उसकी बीवी, मतलब उसकी बीवी या उसका हस्बैंड, एनीवन, स्पाउस इज वर्किंग एज द हेड ऑफ टैक्स ऑफ दैट ऑडिटी। अब इंडिपेंडेंस कैसा रहा? आपने गलत अंडरटेकिंग दिया है। व्हाट विल बी द इंप्लीकेशंस? डायरेक्ट इंप्लीकेशन इज ऑन द इंडिपेंडेंस एंड यू आर गिविंग अ रॉन्ग अंडरटेकिंग टू द कमिश्नर। आप गलत अंडरटेकिंग दे रहे हैं। तो सी, नॉन डिस्क्लोजर विल अमाउंट टू फॉल्स अंडरटेकिंग टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ऐसा चीज जीएसटी के अंदर कवर नहीं है ऑफेंस, लेकिन आप गलत अंडरटेकिंग दे रहे हैं, आप रॉन्ग इंडिपेंडेंस नहीं है आपका, you are not giving the correct undertaking. Further question on independence can be raised considering the fact that spouse of the partner is a head of tax department। इसमें डायरेक्टली जीएसटी के सेक्शंस नहीं आ रहे, लेकिन अगले में आएंगे, ध्यान से सुनो। Material discrepancies in the valuation of stock transfer relating to related parties by the auditee were noticed by ABC. If ABC fails to disclose these material discrepancies in the audit report submitted to the Office of Commissioner, what will be the implications? Professional misconduct हो गया? Is this professional misconduct? See, ABC did not exercise due diligence to ascertain the ITC that is not in compliance with the GST provisions. समझ में आया आपको? अब इन्होंने एक और दिया है जिसको इन्होंने नीचे एक साथ मिक्स किया। आप ये वाला भी देखो एक बार। ITC claim by X Limited, that is the auditee, under ITC 01। ये किस में जाता है आपका? सेक्शन नंबर 18 में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जब आप ITC लेते हो। It was certified by one of the associate firms of ABC in favor of X Limited। ABC की एक एसोसिएट फर्म है जिसने X Limited को वो सर्टिफिकेट दिया था। 2 लाख के ऊपर क्लेम रहा होगा तो ITC 01 के साथ वो सर्टिफिकेट दे दिया। Such certificate was based on incorrect facts and against the eligibility criteria as per section number 18। मे बी सेक्शन नंबर 18 में वो जो एक कंडीशन रहती है 1 ईयर से ज्यादा इनवॉइस नहीं होना चाहिए, लेट्स से एग्जांपल वो हो रहा था, सो इट वाज नॉट एलिजिबल, बट उन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिया। However, now if ABC fails to exercise due diligence and certificate is taken on record as an audit procedure and relied upon at the time of finalization of the audit report and submission of the finding, ABC ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया कि मेरी ये फर्म है, इसने ये सही सर्टिफिकेट दिया होगा, जो कि सरासर गलत था। अब इस पे क्या इंप्लीकेशंस रह सकते हैं? नाउ यू हैव टू थिंक प्रॉपरली। ये कहीं ना कहीं एड अबेट की तरफ बात जा सकती है, क्योंकि इट इज अ रॉन्ग आईटीसी एंड रॉन्ग आईटीसी इज एन ऑफेंस। आई एम नॉट टेकिंग रॉन्ग आईटीसी बट आई एम हेल्पिंग देम टेकिंग अ रॉन्ग आईटीसी। मैं अगर पकड़ लेता तो वो रॉन्ग आईटीसी नहीं जाता। सो दिस इज अ फ्रॉडुलेंट आईटीसी। एड अबेट की तरफ ये बात जा सकती है। दैट इज डेल्ट इन 122 सबसेक्शन 3 फॉर दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। समझ में आया आपको ये बात? इसके सिवाय 132 लग सकता है क्या? 132 लग सकता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की तरफ बात जा सकती है। उसके लिए हमें जीएसटी के अमाउंट्स भी चाहिए रहेंगे एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है ही। फर्म जब इन्वॉल्व होगी ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब इन्वॉल्व हुआ, ऊपर वालों में हमारा ज्यादा फोकस सीए पे नहीं था, तो इसलिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हर जगह नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आप जो भी गलतियां करोगे, आप एड अबेट की तरह भी फंस सकते हो। आप इसके अंदर यू कैन ऑल्सो गेट कॉट इन 122(1)(a। I'm just telling you a background, CA वगैरह 122 सबसेक्शन 3 एड अबेट में फंस सकता है, 122(1)(a) में फंस सकता है। 1A में क्या होता है? जब आपके इंस्टेंस पे ट्रांजैक्शंस को किया जाता है, जब आप बेनिफिट लेते हो। एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो सब जगह डालना है, जो आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आप ऑडिट में भी पढ़ते हो। ABC receives a consideration of 5 lakh from X Limited in the name of special audit। 66 ने क्लैरिफाई किया था कंसिडरेशन किससे लेना होता है? कमिश्नर से। तुमने इस कंपनी से क्यों लिया? डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया। जनरल पेनल्टी, जीएसटी लॉ में जनरल पेनल्टी, अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जिसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, सेक्शन नंबर 125, ठीक है,
25,000 तक की आपके ऊपर पेनल्टी कॉरस्पॉन्डिंगली एसजीएसटी के अंदर पेनल्टी लगाई जा सकती है। सो सी 125 दिस विल बी द जनरल पेनल्टी, क्योंकि आपको इसका कंसीडरेशन कंपनी से नहीं लेना था। एंड ऑब्वियसली दिस विल क्रिएट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द इंडिपेंडेंस ऑल्सो कि आप ऑडिट से पैसा ले रहे हो। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ ऑफेंस अंडर जीएसटी प्रोविजन बट दिस इज अ जनरल पेनल्टी। ओके, चलो अगले पे चले। चलो केस स्टडी 4 देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपको थोड़ा सा ये भी समझना है कि हाउ यू नीड टू स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन। तो ये वाले में मैंने कोई डायग्राम नहीं बनाया, लेट्स ट्राई टू स्ट्रक्चर इट। ओके, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन समझना भी आना चाहिए। A Limited is engaged in the business of manufacturing cotton yarn, wherein the cotton is the principal raw material in the manufacturing process. Okay, the price of the cotton varies depending upon the market condition and is dependent upon various external factors. मिस्टर एक्स नोट पे डाला है इन्होंने, नीचे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का नहीं सोचना, बाकी गलतियां सोचनी है। Is a tax consultant and Mr. X advises A Limited on the GST compliances. In order to meet expansion related expenditure, A Limited sought a term loan and working capital loan. As per the bank, turnover and profit were not meeting the benchmarks for giving the loan. So following actions were undertaken. सिंपल सी बात क्या हुई है, एक X Limited कंपनी है, ठीक है, इसका टैक्स एडवाइजर है मिस्टर X, सॉरी A Limited कंपनी है, A Limited, और मिस्टर एक्स इज अ टैक्स कंसल्टेंट, ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो डोंट अप्लाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट फॉर मिस्टर एक्स। अब इनको एक लोन चाहिए था ए लिमिटेड को, और वो लोन लेने के लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है बैंक की वो पूरी नहीं हो रही थी। अब वो पूरा करने के लिए, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के लिए ये लोग कुछ गलत काम करेंगे। A separate entity B Limited was incorporated and the directors of A Limited were appointed as directors in B Limited. This ensured that the control of B Limited remains with the director of A Limited. इन्होंने एक नई कंपनी बना दी, दैट इज बी लिमिटेड। ध्यान से, हाँ। फर्दर बी लिमिटेड ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चरर वेयरिन मिस्टर एक्स assisted B Limited in obtaining such GST registration and this was after providing fake documents for registration. मुझे बताओ, जब आप fake documents for registration लेते हो, where is this offense covered? यहाँ पे कोई डिमांड रिकवरी की बात नहीं है, सप्लाई नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल ऑफेंस जो 20-22 ऑफेंसेस की लिस्ट होती है, 122 सबसेक्शन 1 में ये कवर हो जाएगा। ये 122 सबसेक्शन 1 में आपका कवर हो जाएगा। यू आर टेकिंग अ फेक रजिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट, अब ध्यान से। Subsequently, A Limited started issuing tax invoices for supply to B Limited. क्या हुआ? A Limited ने इसको इनवॉइस इशू किया क्योंकि इसको अपनी टर्नओवर बढ़ानी है। तो दिस वाज फेक इनवॉइस, तो इनवॉइस विदाउट सप्लाई। ओके, पे अटेंशन नाउ। The tax invoices were issued and reported in the GST returns by A Limited. तो रिटर्न्स में भी गलत इंफॉर्मेशन जा रही है। Further, B Limited availed the ITC of such tax invoices. Finished goods related to such tax invoices were sold in the local market in cash. एक्चुअल में जो माल था वो तो B Limited को गया ही नहीं है, वो तो मार्केट में कैश में बेच दिया, और इसने इसका ITC भी लिया। इस इनवॉइस पे इसने इसका ITC लिया, तो ये फेक ITC लिया, रॉन्ग ITC लिया, फ्रॉडुलेंट ITC लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। B Limited issued tax invoices for provision of certain services to A Limited in form of testing of cotton, repair, maintenance, which is of a machinery which is installed at A Limited apart from other services. However, no such services were actually provided. अब भाई साहब ने क्या किया? B Limited ने भी A Limited को इनवॉइसेस इशू करे सर्विस रिपेयर के, कुछ रिपेयर वगैरह किया है, जबकि एक्चुअल में कुछ भी नहीं जा रहा है। एक्चुअल में देयर वाज नो सप्लाई। ओके, the ITC appearing in the books of B Limited was utilized by B Limited at the time of discharging GST liability in relation to the alleged tax invoices issued against provision of service. ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। ये वाला जो ITC है, let's say rupees X, ये ITC इस इनवॉइस के आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट यूज किया। आउटपुट टैक्स माइनस ₹X, जो ये वाला था, ताकि ITC के बुक्स में खत्म। ये उसी के लिए किया उन्होंने, झूठे इनवॉइसेस। ओके, फर्दर B Limited issued tax invoices for sale of yarn to other group entities to ensure that stock of the yarn become zero in the books of accounts at the year end. जब इसने A Limited ने ये इनवॉइस भेजा किसके नाम पे? कॉटन के नाम पे। तो B Limited के बुक्स में कॉटन आ रहा है ना, स्टॉक में, कि मेरे पास कॉटन पड़ा हुआ है, जबकि रियल लाइफ में नहीं है, पर बुक्स में आ रहा है। अब इसको क्लोज कैसे करना है? इन्होंने ग्रुप एंटिटीज को कुछ और फेक इनवॉइसिंग दिखाई है।
इन्होंने सेकेंड, ये तो मेरा पहला फेक इनवॉइस था, ये सेकेंड फेक इनवॉइस की चेन आ रही है. दिस इज अगेन एन इनवॉइस विदाउट सप्लाई टू ग्रुप एंटिटीज. अब सर इसकी तो इनवॉइस की भारी पेमेंट हो जाएगी, आउटपुट टैक्स की. वो मैनेज करने के लिए देखो क्या किया है, इनवॉइसेस वर इशूड एट द रेट लोड बाय 90% ऑफ द एक्चुअल टैक्स इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम ए लिमिटेड. ये क्या बोल रहा है, ये जो इनवॉइसेस आए थे ना, और ये जो माल आया था यहाँ पे कॉटन इनके पास आ रहा था, वो कम करने के लिए इन्होंने झूठे इनवॉइसेस दिखाए और दिखाया कि ये तो हमने बेच दिया क्योंकि स्टॉक एंड में जीरो करना है, पर इस पे ज्यादा आउटपुट टैक्स का पेमेंट ना है, तो इन्होंने इसकी पेमेंट बहुत ही कम कर दी. इन्होंने इसका वैल्यूएशन बहुत कम कर दिया, 10% रखा. लेट्स से ये आया था 100 रुपीज में, ये दिखाया 10 रुपीज में, और इसके नाम पे रीजन क्या दिया कि ये माल वेयर हाउस में पड़ा पड़ा खराब हो गया. सी, कंटेंडिंग दैट द क्वालिटी ऑफ यार्न वाज डिटोरिएटेड ड्यूरिंग द स्टोरेज. तो ए से आया 100 रुपीज में, ग्रुप एंटिटी को बेचा 10 रुपए में, ताकि ज्यादा आउटपुट टैक्स का पेमेंट ना है, क्योंकि आईटीसी जो पड़ा हुआ है ना, वो तो यूटिलाइज हो गया है सर्विस के गलत इनवॉइसेस में. ओके, मिस्टर एक्स वॉज अवेयर ऑफ द एंटायर दीज ट्रांजैक्शंस. रिटर्न्स वर आल्सो फाइल्ड बाय मिस्टर एक्स. गलत गलत रिटर्न्स भी फाइल करी गई है. A Limited approached Mr. P, a practicing chartered accountant, to issue certificate certifying the turnover as genuine turnover to ensure that the required loan amount is sanctioned. And A Limited elaborated the entire arrangement made by it with regard to B Limited. उसने सब कुछ खुला खुला बताया मिस्टर पी को, जो कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब मिस्टर पी ने अगर गलतियां करी तो वो नॉर्मल जीएसटी में तो फंस सकता है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का भी कोट करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949. समझ में आया? अब देखो क्या क्या आ रहा है इसके अंदर. ये गलती हमने डिस्कस कर ली. फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन लोगे, 122(1) क्लॉजेस को मारो गोली. अब इनवॉइस विदाउट सप्लाई की गलतियां कितनी हो रही है, ये देखो. ये है आपकी पहली गलती इनवॉइस विदाउट सप्लाई, ये है दूसरी और ये है तीसरी. 3 बार, जिसमें से बी लिमिटेड ने 2 बार करी है. दिस इज अ इनवॉइस विदाउट सप्लाई. सो कैन आई गो फॉर डिमांड रिकवरी 73 74? 73 नहीं, 74 फ्रॉडुलेंट. नो, बिकॉज देयर इज नो सप्लाई. ये झूठे इनवॉइसेस है. सो इन तीनों ही केसेस में जो मैंने आपको 3 दिखाए, यहां पे आपका लगेगा 122(1), जैसा आप नॉर्मल लगाते हो. सर 132 लग सकता है क्या? लग सकता है, हमें अमाउंट्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे, कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, बट दैट इज आल्सो पॉसिबल. जैसे यहाँ पे इनवॉइस विदाउट सप्लाई का 132(1) भी लग सकता है, इन विच वी हैव टू सी वो मोर देन 1 CR अप टू 2 CR, तो उस केस में उनको हम जेल में भेज सकते हैं. मतलब वो सब चीजें आपको कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी. अब मुझे एक बात बताओ, इसने गलत आईटीसी भी तो यूज किया है बी लिमिटेड ने, तो इसको अलग से 122(1) में, दिस इज अ सेपरेट ऑफेंस. हमने इसके इनवॉइसिंग को अलग पकड़ा और इसके गलत आईटीसी को अलग पकड़ा. सो दिस विल आल्सो बी कवर्ड अंडर 122(1) एंड 132 इफ द कंडीशंस आर कंप्लाइड. So fraudulent ITC will be covered under 122 separately, and obviously this is a non-compliance of basic ITC provisions. आप ITC लेने के लिए बिना रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज नहीं ले सकते, बिना डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते. डॉक्यूमेंट तो चलो लिया, लेकिन वो फेक था इस केस में. डिमांड रिकवरी हो सकता है क्या? नहीं. प्रैक्टिकली रियली टैक्सेबल इवेंट नहीं हो रहा है, तो नो टैक्सेबल इवेंट, नो डिमांड रिकवरी. 122(1) में आप इनको पकड़ो. और ये दो क्यों आए? 2 गलतियां करी ना. एक तो मैंने कवर कर लिया इनवॉइस विदाउट सप्लाई, और दूसरा रॉन्ग आईटीसी. 132 लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस. ओके, अब सर बुक्स में गलत गया है, रिटर्न्स में सारा गलत गया है, और ये किसने कराया है? मिस्टर एक्स ने कराया है. तो मिस्टर एक्स को अलग पकड़ेंगे, और जो कंपनीज ने ये रिटर्न्स फाइल करी है गलत गलत, उनको अलग पकड़ेंगे. सो दिस रॉन्ग रिटर्न्स एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन विल बी अ सेपरेट falsification under 122(1) and 132 also is possible. If you remember under 132 criminal prosecution we say that amounts नहीं देखने हैं आपको, criminal prosecution आपका हो सकता है up to 6 months जेल और फाइन और बोथ. तो इनके जो लोग हैं इंचार्ज, उनको वहां पे पकड़ा जा सकता है. मिस्टर एक्स को कैसे पकड़ेंगे? मिस्टर एक्स के ही तो इंस्टेंस पे ये सब चीजें हो रही है. वो टैक्स कंसल्टेंट था और उसने एड और अबेट किया था. सो ही विल बी कॉल्ड अंडर एड एंड अबेट. अब इसके अंदर कोई इंस्टेंस पे भी हम इसको बोल सकते हैं कि इसके इंस्टेंस पे चीजें हुई है. ओके, सो इन दैट केस 122 सबसेक्शन 1 भी उसके अंदर आ जाएगा. इन्होंने नहीं मेंशन किया, इन्होंने एड अबेट का 122(3) यहाँ पे मेंशन किया है, एंड दैट इज डन. ओके, 132 क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए अमाउंट्स देखने पड़ेंगे. और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यहाँ पे गलत गलत चीजें पता होते हुए भी अगर करी, ही नोज दैट यहाँ पे रॉन्ग चीजें हो रही है, बट स्टिल उसने सर्टिफाई किया, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एड अबेट. ओके, 122(3), क्योंकि उसने हेल्प करा है ना इन लोगों को, सर्टिफिकेट दिया, रॉन्ग टर्नओवर दिया, वो सब उसने हेल्प करी है. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे प्रोफेशनल कंडक्ट का लगेगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और बाकी सारे प्रोविजंस आपके जीएसटी जैसे लग जाएंगे.
आई थिंक विद दीज 4 केस स्टडीज हमने थोड़े से टाइम में एटलीस्ट आपने ये तो समझा होगा कि पेपर में डीकोड कैसे करना है। मेन फंडामेंटल रूल, सप्लाई हुई है तो डिमांड की तरफ जाना, वरना 122 पे स्टिक करो। लोगों ने हेल्प करी है, ए डबेट पे जाओ 122 3 में। किसी के इंस्टेंस पे किसी ने कुछ उसमें बेनिफिट लिया है, 122 1A भी लगा देगा। और 132 के लिए डिपेंड करना पड़ेगा अमाउंट्स, वो मैंने आपको टेबल अच्छे से कराया रिवीजन लेक्चर में, वो आपको देख के जाना है। डन, आई थिंक ये भी आपका हो गया अच्छे से। सो आया पेपर में तो अपन हैंडल कर लेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।